मेरा नाम सुगंधा है। आजकल के ज़माने में अगर हम बच्चों पर ध्यान ना दें तो बच्चे गलत राह पर भटक जाते हैं। मैं भी बहुत परेशान थी क्योंकि मेरी बेटी की उम्र 15 साल थी। वो दिखने में सुंदर थी, बहुत सीधी और भोली भाली थी। मैं हमेशा अपनी बेटी के लिए परेशान रहती थी क्योंकि मेरी एक ही बेटी थी और मुझे उससे बहुत प्यार था। लेकिन मैं भी अपनी परेशानियों में उलझी रहती थी। मेरे पति से मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती थी और ना ही उनकी माँ से। हमेशा मेरी सास और पति की वजह से मेरा लड़ाई झगड़ा होता रहता था, जिसकी वजह से मेरी बेटी का ध्यान बटाने के लिए मैंने उसको घर से दूर ट्यूशन पर डाल दिया था। लेकिन फिर मुझे उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती थी। उसने कुछ ऐसे काम करने शुरू कर दिए थे जो बिल्कुल भी इग्नोर करने वाले नहीं थे। और उस दिन भी जब उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया तो मैंने पहले ही कमरे के दरवाजे की कुंडी खराब कर दी थी ताकि कमरे के अंदर जाकर देख सकूं कि मेरी बेटी क्या करती है। मैं उसकी हरकतों की सच्चाई जानने के लिए एक दिन उसके कमरे में दाखिल हुई तो ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि मेरी बेटी के हाथ में तो सुप्रिया मेरी इकलौती बेटी थी, जो मेरे साथ साथ मेरे पति की भी लाडली थी। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन हकीकत थी। मेरे पति मुझसे उम्र में छोटे थे। जब मेरी उनके साथ शादी हुई थी तब वो सिर्फ 21 साल के थे और मेरी उम्र 28 साल थी। मेरे पति हमेशा यही कहते कि तुम्हें मेरे पिता ने पसंद किया था जो अब इस दुनिया में नहीं है और वो तुम्हें मेरे साथ बांध गए हैं। मेरे पति सच कहते हैं क्योंकि मुझे मेरे ससुर जी ने ही पसंद किया था। उनको अपने बेटे के लिए एक सुशील संस्कारी लड़की की ज़रूरत थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनका पढ़ा लिखा बेटा मॉडर्न लड़कियों को पसंद करता है। मेरे पति विवेक अपने कॉलेज की किसी लड़की से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने मुझे पसंद किया था। वो अपने पिता के फैसलों पर अपना सर झुका दिया करते थे। मेरी सास को भी मैं पसंद नहीं थी, लेकिन मेरे ससुर के आगे इस घर में किसी की नहीं चलती थी। वो अपनी मर्जी पर मुझे इस घर की बहू बनाकर लाए थे। मैं उनके सबसे छोटे बेटे की बहू बन गई थी। मैंने हमेशा अपने सास ससुर की बहुत सेवा की थी, जबकि उनकी बाकी की बहुएं तो उन्हें पलटकर भी नहीं देखती थी। मेरे ससुर तो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन सास हमेशा इस बात पर अपने पति से शिकायत करती रहती थी कि तुमने मेरे बेटे के पल्ले इतनी बड़ी उम्र की औरत को बांध दिया है। मेरा बेटा इस औरत के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रहता। मेरे पति की भी यही शिकायत रहती थी कि मेरे पिता ने कभी भी मेरी मर्जी के बारे में नहीं पूछा, बस लड़की संस्कारी देखकर मेरा रिश्ता तय कर दिया। ये भी नहीं देखा कि वो मुझसे उम्र में कितनी ज़्यादा बड़ी है। मेरे पति की नौकरी अच्छी थी। मैं भले ही उनसे उम्र में बड़ी थी, लेकिन काफ़ी समझदार और घर गृहस्थी को अच्छी तरह से चलाने वाली औरत थी। मैं हमेशा अपने पति और सास की तानू भरी बातें सुनती रहती थी। मेरे ससुर बहुत अच्छे इंसान थे। कहते हैं ना कि अच्छे लोग इस दुनिया से जल्दी ही विदा हो जाते हैं। मेरे ससुर भी इस दुनिया से जल्दी ही चले गए थे। पीछे रह गई थी मेरा पीछा लेने के लिए मेरी सास, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को नर्क बना दिया था, जो दिन रात उठते बैठते चलते फिरते और सोते जागते मुझे ताने देने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। मैं सिर्फ सब्र करती रहती थी। सबसे बड़ा दुख मेरे लिए ये था कि मेरी शादी को 3 साल गुजर गए थे, लेकिन अभी तक मेरे यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी। मेरी सास तो ये भी कहती थी कि कमी तुम्हारे अंदर ही है। मेरा बेटा तो जवान है, तुम बड़ी उम्र की औरत हो, ज़्यादा देर से शादी होती है तो बच्चे होने में परेशानी ही होती है। तुम उसी परेशानी को झेल रही हो। वक्त के साथ साथ मेरी सास के ताने बढ़ते गए। वो मुझे ऐसी नज़रों से देखती थी जैसे मैंने जानबूझकर बच्चे करने पर कोई रोक लगाई हो। मेरे पति भी हमेशा अपनी माँ के कहने में रहते थे। मेरी छोटी छोटी बातों में कमियां निकालते रहते थे। मुझे छोटी छोटी बात पर डांटते रहते थे। मैं अपने मायके जाकर अपनी माँ को जब ये सब कुछ बताया करती थी, लेकिन वो मुझे यही कहती थी कि बेटा सब्र किया करो, औरत का जेवर उसका सब्र ही होता है। एक न एक दिन तुम्हारी तकदीर भी बदलेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करेगा। लेकिन मुझे तो कहीं से कहीं तक भी ऐसा नहीं लगता था कि कभी मेरा पति मुझसे प्यार से बात करेगा भी, क्योंकि वो तो अब मेरे पास भी अपने मतलब से ही आया करते थे, वरना उन्हें मेरी खुशी और दुख से कोई मतलब नहीं था। वो पूरे के पूरे अपनी माँ के थे। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती रहती थी कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, बस एक बार वो मेरी सूनी गोद भर दे। शायद मेरी तकलीफ़ कुछ कम हो जाए और लोग मेरे बारे में जो बातें करते हैं उनसे भी उनका मुंह बंद हो जाए। ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और मुझे माँ बनने की खुशी मिल गई थी।
मुझे तो ऐसा लगता था जैसे मेरी बरसों की प्रार्थना पूरी हो गई हो। फिर मेरी बेटी सुप्रिया मेरी गोद में आई तो ऐसा लगा जैसे ये मेरी अपनी है। फिर डॉक्टर ने कहा कि मैं दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। ये सब सुनकर मेरे पति और मेरी सास और ज़्यादा भड़क उठे थे, क्योंकि ये खबर उन दोनों के लिए किसी गम से कम नहीं थी। अस्पताल में मौजूद होकर मेरे पति ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरी आत्मा तक छलनी हो गई थी। मेरे पति ने कहा था कि अगर तुम मां नहीं बन सकती तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। वैसे भी जब से तुम्हारे साथ मेरी शादी हुई है तुमने मुझे दिया ही क्या है? अरे तुम मुझे कभी खुश नहीं कर सकी। तुम्हारा साथ मुझे अच्छा नहीं लगता। सोचा था कि तुम मुझे पिता तो बना ही लोगी, बच्चों के सहारे मैं अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा, लेकिन अब पता चला कि तुम तो माँ भी नहीं बन सकती। मेरे पति के शब्द मेरे दिल को चीर रहे थे। उनके ऐसे शब्दों में थोड़ा भी अफसोस नहीं था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उसी समय अपने पति पर भड़कना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब उनकी और उनकी माँ की बातें सुन सुनकर मेरे सुनने की हद खत्म हो चुकी थी। मैं आखिर उनकी ऐसी कड़वी कसीली बातें कब तक बर्दाश्त करती रहती। मैंने उनसे कहा कि अगर कभी भी आपने मुझे छोड़ने की बात की या दूसरी शादी की बात की तो मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगी। और आप एक औरत की ताकत को नहीं जानते, एक औरत क्या क्या कर सकती है। मेरी इस बात पर वो थोड़ा सहम गए थे। उन्होंने मेरी बेटी को भी ठीक से नहीं देखा था। मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं थी। मैं जब अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर चली गई तो मैं उसका ख्याल रख रही थी, लेकिन मुझे खुशी इस बात की थी कि जिस दिन से मेरी बेटी के कदम इस दुनिया में आए थे मेरे पति का काम बहुत अच्छा चलने लगा था। वो खुद भी इस बात से हैरान थे कि उनका प्रमोशन हो गया और घर में पैसों की कोई कमी न रही थी। वो इस बात को नहीं समझ रहे थे कि उनके यहाँ बेटी के कदम शुभ हैं। मेरी सास तो सिर्फ अपने बेटे की ही बड़ाइयाँ मार रही थी। मेरे पति की कामयाबी में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही थी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हमने अपना पुराना घर भी बेच दिया और दूसरे नए घर में शिफ्ट हो गए थे। ऊपर वाले का दिया हमारे पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी मेरे पति और मेरी सास मुझसे खुश नहीं रहते थे। मेरी बेटी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, खूबसूरत और क्यूट होती जा रही थी। मैंने देखा था कि मेरे पति सुप्रिया के साथ खेलते थे, उससे बातें करते थे। शायद वो अपनी माँ से डरते थे, इसलिए वो ज़्यादातर चोरी चुपके ही उसके साथ खेला करते थे। ये सब देखकर मुझे यकीन हो गया था कि वो उससे प्यार तो करते हैं मगर अपनी माँ से बहुत डरते हैं, क्योंकि उनकी माँ हमेशा उनके दिमाग में यही बातें डालती रहती थी। एक तो इसे माँ बनने का सुख नहीं मिलेगा और इसने फिर बेटी को जन्म दिया है। अगर बेटे को जन्म देती तो तुम्हारी पीढ़ी आगे बढ़ती। मैंने देखा था कभी वो अपनी बेटी से ना तो ऊंची आवाज़ में बात करते थे और ना ही उसे डांटा करते थे, बल्कि चोरी चुपके उसके लिए खिलौने भी लाया करते थे। लेकिन इन दोनों माँ बेटे को सिर्फ मुझसे ही परेशानी रहती थी। वक्त गुजरता जा रहा था। मैंने अपनी बेटी का एडमिशन स्कूल में करवा दिया था। इस बात पर मेरे पति को तो कोई एतराज़ नहीं हुआ था, लेकिन मेरी सास कहती थी कि बेटी पर पैसा खर्च करना फिजूल है। अब बहुत साल हो गए थे मुझे अपनी सास और पति की उल्टी सीधी बातें सुनते सुनते। मैं उन लोगों को जवाब दे दिया करती थी और फिर इसी बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। मैंने सोच लिया था कि मैं अब किसी से दबकर नहीं रहूँगी। कभी मैं कुछ कहती, कभी मेरे पति कुछ कहते, तो कभी मेरी सास कुछ कहती। वो लोग जब लड़ना शुरू करते थे और मैं भी उनके साथ उनकी जैसी ही बन जाती थी, ज़ोर ज़ोर से उनको बातें सुनाया करती थी, तो मेरी बेटी बहुत डर जाती थी और सहम कर एक तरफ को बैठ जाती थी। हम लोगों में खूब लड़ाई झगड़े होते थे। मेरे बोलने पर मेरे पति और सास थोड़ी खामोश हो जाते थे, इसलिए मुझे भी बोलना पड़ता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी सास की उम्र भी होती जा रही थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि घर में शांति फैल गई और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मेरे पति के ताने अभी भी ख़त्म नहीं हुए थे। अब तो हम दोनों ही बचे थे, लेकिन फिर भी वो मुझे परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। और मैं भी यही समझती थी कि मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है उनसे दबकर रहने की। वो एक कहते तो मैं दो कहती थी। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था और अब मेरी बेटी लगभग 15 साल की हो चुकी थी। मेरे पति का बिहेवियर उसके साथ बहुत अच्छा रहता था, लेकिन वो हम दोनों के झगड़े से बहुत डिस्टर्ब होती थी। एक दिन सुबह सवेरे जब वो सोकर उठी तो हम लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे सुबह का नाश्ता कर रहे थे। मेरे पति तो वैसे भी मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते थे। उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते चाय के कप को जैसे ही होठों से लगाया तो मुंह सिकोड़ते हुए उन्होंने चाय का कप ज़मीन पर फेंक दिया, जिससे चाय ज़मीन पर गिर गई थी और कप टूट चुका था। ये सब देखकर मैं भी हैरान रह गई और मेरी बेटी भी घबरा गई थी। सुप्रिया कहने लगी कि पापा
क्या हुआ है? तो वो ज़ोर से चिल्लाए और कहने लगे कि तुम्हारी माँ से कुछ नहीं आता, कई बार कहा है कि मुझे चाय में शक्कर कम डाल कर दिया करो। इतने में ही मैं बोल पड़ी और मैंने कह दिया कि मैं चाय में शक्कर इसीलिए ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि आपकी कड़वी ज़बान है। शक्कर ज़्यादा होने से शायद आपकी कड़वी ज़ुबान में मिठास आ जाए। और बस फिर क्या था, इस बात पर भी हम लोग लड़ना शुरू हो गए थे। आस पड़ोस के लोग भी ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि हम दोनों पति पत्नी की आपस में न जाने कितने सालों से नहीं बनती। सुप्रिया ये सब देखकर अपने कमरे में चली गई थी और मैं भी अपने कमरे में आ गई थी। मेरे पति बिना नाश्ता किए ऑफिस चले गए थे। मैं देख रही थी कि सुप्रिया पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही। उसका 9th क्लास चल रहा था। मेरे पति कहते थे कि तुम पढ़ी लिखी हो, सुप्रिया को ट्यूशन पढ़ाया करो, लेकिन मैं उसे ट्यूशन कैसे दे सकती थी? घर में 100 काम होते हैं। इस बात पर मैंने उनसे कह दिया था कि घर में नौकरानी लगा दो, मैं तुम्हारी बेटी को ट्यूशन दे दूंगी। लेकिन फिर वही बहस। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे पास उसको ट्यूशन देने का समय नहीं है तो क्या हुआ, मैं उसके लिए कोई अच्छी ट्यूशन लगा देती हूँ। वैसे भी हम लोगों के झगड़े से वो इतनी डिस्टर्ब हो जाती है, शायद इसी वजह से वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही। दिन रात उसके पिता मुझसे लड़ते रहते हैं। घर का माहौल तो ख़राब रहता ही है, साथ ही साथ मेरी बेटी की सोच ख़राब ना हो जाए। मेरे पति तो कभी नहीं बदल सकते और अब तो मैं भी कम नहीं थी। जब से मेरे पति के हालात बदले थे, हमारे घर में किसी चीज़ की कमी न रही थी। तभी से मैं अपने पति से और ज़्यादा डिमांड्स किया करती थी। मेरी सोच ये थी कि कभी मैंने अपने पति और उनकी माँ के डर से अपनी किसी ख्वाहिश को पूरा नहीं किया, इसलिए अब मैं अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करूँगी, भले ही इसके लिए मुझे अपने पति से बदतमीज़ी ही क्यों ना करनी पड़े। मैं ऐसा ही किया करती थी। मेरे पति अगर मुझे पैसे देने में थोड़े भी लेट हो जाते थे तो मैं उनका जीना दुश्वार कर देती थी। जिस दिन से उनकी माँ इस दुनिया से गई थी, मुझे ऐसा लगता था जैसे इस घर में मेरी जड़ मजबूत हो गई है। लेकिन ये सब कुछ बेटी के सामने होना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मैंने सोचा कि आधा दिन तो उसका स्कूल में गुजर जाता है और बाकी का आधा दिन अगर वो ट्यूशन पे रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर पाएगी और हम दोनों पति पत्नी के झगड़ों से भी दूर रहेगी। यही सोचकर एक दिन मैंने अपनी एक दोस्त से बात की। उससे पूछा कि अगर तुम्हारी जान पहचान में कोई अच्छी ट्यूशन पढ़ाने वाली टीचर हो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि वो ज़्यादातर स्कूल में नौकरी करती थी। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी हमारे मोहल्ले से कहीं दूर ट्यूशन जाया करे, क्योंकि मोहल्ले के लगभग लोग हमें जानते थे। वैसे तो हमारे मोहल्ले की भी कुछ टीचर्स ऐसी थी जो मेरी बेटी के ही स्कूल में जॉब किया करती थी। मैं चाहती तो उनके पास भी उसे ट्यूशन पर डाल सकती थी, लेकिन मैंने जानबूझकर उसे अपने मोहल्ले में ट्यूशन पढ़ने के लिए नहीं भेजा। मुझे लगा कि कहीं मेरी बेटी मोहल्ले में ही जाएगी और मोहल्ले के लोग उसके सामने बातें करेंगे, उससे सवाल करेंगे कि तुम्हारे माता पिता हमेशा लड़ाई झगड़े क्यों करते रहते हैं, या फिर उसके माता पिता से रिलेटेड और भी कुछ सवाल करेंगे, तो ये बात शायद उसे अच्छी न लगे। इसलिए मैंने उसे अपने मोहल्ले से काफ़ी दूर ट्यूशन के लिए डाला था, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे अपनी एक जानने वाली के बारे में बताया था जो बहुत अच्छा ट्यूशन देती थी। मैंने इस बारे में सुप्रिया से बात की तो वो खुशी खुशी वहाँ पढ़ने के लिए तैयार हो गई थी। 1-2 दिन तो मैं उसे ट्यूशन छोड़ने के लिए खुद चली गई थी, लेकिन उसके बाद मैंने उससे कहा था कि अब तुम खुद ही चली जाया करो। वैसे भी मैं रोज़ रोज़ उसे ट्यूशन छोड़कर नहीं आ सकती थी। मैंने आसपास की औरतों से दोस्ती कर ली थी। अपनी बेटी और पति के जाने के बाद मैं उनके साथ मस्ती किया करती थी। वैसे भी अब मेरी ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं रहा था। कितने लंबे समय से मैं अपनी ज़िंदगी को बोरियत से जीती आ रही थी। मुझे अब ये सब अच्छा लगने लगा था और ये सब मेरे पति को बुरा लगने लगा था। अब मैं वही किया करती थी जैसा वो किया करते थे। वो अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए जाते थे तो मैं भी अपनी दोस्तों के साथ शॉपिंग पर चली जाती थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी। अपने पति का पैसा मैं जितना चाहे लुटाती रहती थी। वो इस बात पर मुझसे शिकायत भी किया करते थे, लेकिन अब तो मुझे उनकी किसी भी शिकवे शिकायत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। अब मैंने घर में एक नौकरानी भी रख ली थी। मेरी बेटी हर रोज़ स्कूल से आने के बाद शाम के 4 बजे तक ट्यूशन चली जाया करती थी और रात के 8 बजे तक घर वापस आया करती थी। मेरा ध्यान अब अपनी बेटी की तरफ से पूरी तरह से हट गया था। जब वो मुझे नज़र आ जाती थी मैं तभी उससे बात कर लिया करती थी। कुछ ऐसा ही हाल मेरे पति का भी था। वो ज़्यादातर अपने काम में बिजी रहते थे और ऑफिस से आने के बाद अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए चले जाते थे। और फिर वही कि जब उनका मेरे साथ सामना होता तो फिर हम लोग किसी न किसी बात पर झगड़ना शुरू कर देते थे।
अब ना तो हम दोनों पति पत्नी अपनी बेटी पर ध्यान दे पा रहे थे और ना ही अपने घर गृहस्थी पर। मुझे अपनी पहले वाली ज़िंदगी से अच्छी ये ज़िंदगी लगने लगी थी। मेरे पास इतनी भी फुर्सत नहीं होती थी कि मैं अपनी बेटी से पूछ सकूं कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। वो जब भी रात के समय अपने माता पिता के पास बातचीत करने के लिए बैठती थी तो हम दोनों ही उस पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन हम लोग डिनर कर रहे थे। जब वो डिनर करते करते हमें कुछ बताना चाहती थी, इतने में ही मेरे पति के पास किसी की कॉल आ गई। उनके किसी दोस्त ने उनको अपने यहाँ इनवाइट किया था। वो मेरे ही सामने फ़ोन पर बात कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं अकेला ही आ जाऊँगा, सुगंधा को साथ लेकर नहीं आऊँगा। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो कितनी बदतमीज़ औरत है। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि वो अपने दोस्त से मेरी बुराइयाँ मेरे ही सामने कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही फ़ोन बंद किया, मैंने टेबल से शीशे का जग उठाकर ज़मीन पर दे मारा और अपने पति से कहा कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हो विनोद। आप हर किसी के सामने मेरी बुराई लेकर बैठ जाते हो। याद रखना कि मैं भी आपसे कम नहीं हूँ। और फिर क्या था, इस बात ने बड़े से झगड़े का रूप ले लिया। सुप्रिया जो अपने माता पिता से कुछ कहना चाहती थी, उसकी बात अधूरी रह गई और वो खामोश होकर अपने कमरे में चली गई। फिर कई दिनों तक उसने हमसे कुछ भी कहने की कोशिश नहीं की। मैं अब छोटी मोटी किटी पार्टियाँ अपनी सहेलियों के साथ करने के लिए जाती रहती थी। बेटी को पढ़ने में बिजी कर दिया था, इसलिए उसकी कोई चिंता नहीं करती थी। पति तो वैसे भी जब उनका सामना उससे हो जाता तब उससे बात कर लिया करते थे। अब मेरी बेटी कब क्या कर रही थी, मुझे इस बात की कोई खबर नहीं थी, क्योंकि मैंने अपना पूरा घर नौकरानियों के हवाले कर दिया था। एक दिन जब मैं शाम के टाइम घर के अंदर दाखिल हुई तो मैंने देखा कि सुप्रिया स्कूल से आने के बाद बहुत परेशान है। मैंने उससे पूछा कि बेटा, तुम आ गई और अभी तक ट्यूशन पर नहीं गई, घर में क्या कर रही हो? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से अपना बैग उठाकर ट्यूशन के लिए चली गई थी। उसकी ट्यूशन टीचर हर महीने मुझे फ़ीस के लिए कॉल कर दिया करती थी। मैं उनको उनका पेमेंट सेंड कर देती थी। उनसे भी मैंने कभी नहीं पूछा था कि मेरी बेटी पढ़ाई में कैसी चल रही है और ना ही कभी उन्होंने मुझे सुप्रिया के बारे में कुछ बताया था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मुझे बहुत वीकनेस हो गई थी, जिसकी वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। डॉक्टर ने मुझे आराम बताया था और अब मैं ज़्यादातर घर में ही आराम कर रही थी। सुप्रिया स्कूल से आने के बाद फ़ौरन ही ट्यूशन चली जाया करती थी और ट्यूशन से जैसे ही घर आती फ़ौरन ही अपने आप को कमरे में बंद कर लिया करती थी। अब जबकि मैं ज़्यादातर घर में ही मौजूद होती थी तो यही सब मैंने हर रोज़ देखा था। इन सब में एक अजीब बात ये थी कि हर बार सुप्रिया के हाथ में एक शॉपर होता था। एक दिन मैंने सोचा कि मैं उससे पूछती हूँ कि वो आखिर शॉपर में क्या लेकर आती है, लेकिन मैं नहीं पूछ पाई। उसके पास तो इतना समय ही नहीं था कि वो मेरे पास आकर बैठ जाती। मेरी बेटी वैसे तो काफ़ी खुश रहती थी, हाँ, मगर घर में किसी से कोई बात नहीं करती थी। मैं कई दिनों से उसे देख रही थी। वो स्कूल से आने के बाद खुशी खुशी ट्यूशन चली जाती और उसके बाद कमरे में अपने आप को इस तरह से बंद कर लेती थी कि दोबारा कमरे से निकलती ही नहीं थी। एक दिन मैं उसके स्कूल से आने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही वो स्कूल से आई तो मैं उसके कमरे में आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा कि बेटा, तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है मुझसे थोड़ी देर बात करने की भी? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तुमने फिर भी मेरे हालचाल पूछने की कोशिश भी नहीं की। मेरी बात पर सुप्रिया मुस्कुराई और कहने लगी, आप लोग अपना ध्यान खुद रख सकते हो, इसीलिए मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं आपकी तबीयत के बारे में पूछूं। ये कहते हुए वो अपने कमरे में चली गई। मैं तो उसके अंदाज देखती रह गई थी कि उसने किस अंदाज से मुझसे बात की थी। हमेशा वो मुझसे बहुत प्यार से बात किया करती थी, लेकिन आज उसके बोलने में एक अजीब सा कड़कपन था। अब वो हम दोनों के पास भी आकर नहीं बैठती थी और बस ज़्यादातर समय अपने कमरे के अंदर गुजारना, यही सब उसका रूटीन बन चुका था। कुछ दिन और इसी तरह से गुजर गए थे। एक दिन मुझे नौकरानी ने बताया कि मालकिन, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने उससे कहा कि हाँ बताओ, क्या बात है? उसने कहा कि सुप्रिया बेबी को मैं कई दिनों से नोटिस कर रही हूँ, वो अपने आप को कमरे में बंद करके रखती है। एक दिन मैं उनके कमरे में किसी काम से गई तो मैंने उनके हाथ में एक नारंगी देखी थी। मैंने चौंक कर कहा, नारंगी? कौन सी नारंगी? तो वो कहने लगी कि पता नहीं वो उस नारंगी के साथ क्या कर रही थी, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि सुप्रिया बेबी ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ कर रही है। मैंने उन्हें एक दो बार फ़ोन पर भी बातें करते हुए सुना है। वो किसी से हंस हंस कर फ़ोन पर बातें करती हैं। नौकरानी की बातें सुनकर तो मेरा दिमाग घूम गया था। उसे तो मैंने डांट कर कमरे से निकाल दिया था
कि तुम मेरी बेटी पर ताक झाँक किससे पूछकर करती हो? ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो मेरी बात पर शर्मिंदा हो गई थी। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए मालकिन। मैंने सोचा कि मुझे इस बारे में आपको बता देना चाहिए कि आपकी बेटी जवान हो रही है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। नौकरानी के जाने के बाद मैं गहरी सोच में पड़ गई थी। मैंने सोचा था कि आज जब सुप्रिया घर आएगी तो मैं देखूंगी कि आखिर कमरे में बंद होने के बाद वो क्या करती है। मैंने उसके कमरे का लॉक ख़राब कर दिया, क्योंकि मैं उसे कितना भी रोकने की कोशिश करती थी वो अपने कमरे में चली ही जाती थी। अपने माता पिता को भी वो पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। उस दिन जब मैंने उसके कमरे का लॉक ख़राब कर दिया तो मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई थी। अब मुझे उसके ट्यूशन से वापस आने का इंतज़ार था। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुई तो हर बार की तरह उसके हाथ में एक शॉपर होता था। वो उसे लेकर फ़ौरन ही अपने कमरे में चली गई। उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि लॉक ख़राब हो चुका है। मैं धीमे कदमों से उसके कमरे की तरफ गई और मैंने फ़ौरन ही कमरे का दरवाज़ा खोल दिया, जिस पर उसने पलटकर मुझे देखा। मैंने देखा कि वो फ़ोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। मुझे कमरे के अंदर आते हुए देखकर उसने फ़ौरन ही अपना मोबाइल छुपा लिया। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम किससे बातें कर रही हो? मैं जैसे ही उसके करीब गई तो वो घबरा गई और कहने लगी कि अपनी एक सहेली से बात कर रही थी। वो मुझसे नज़र चुराकर बात कर रही थी। मैंने कहा, तुम आखिर कमरे के अंदर बंद होकर क्या करती रहती हो? उसने फिर से अपना अंदाज बदल लिया और कहने लगी कि आप मेरे कमरे में क्या कर रही हो? आपको कब से फुर्सत मिल गई अपनी बेटी के कमरे में आने की? मैंने कहा, ये तुम हर बार मुझसे किस अंदाज में बात करती हो? जब देखो तब अपने आप को कमरे में बंद कर लेती हो। तुमसे एक सवाल पूछने आई थी कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। उसने कहा, मैं आपको कोई भी जवाब नहीं देना चाहती। ये कहकर वो कमरे से भी चली गई थी और उसने मुझे मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया था। अब मुझे ना जाने क्यों सुप्रिया पर शक होने लगा था कि ज़रूर कोई ना कोई बात है। मुझे सुप्रिया पर ध्यान देना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी मेरे हाथों से निकल जाए। नौकरानी उसकी बातें पहले भी सुन चुकी थी, इसीलिए मैंने उससे कहा कि तुम सुप्रिया पर नज़र रखो, देखो कि वो किससे बातें करती है और क्या बात करती है। मुझे याद आया कि नौकरानी ने मुझे किसी नारंगी के बारे में भी बताया था। ये नारंगी का क्या सच था, इस बारे में भी मैंने नौकरानी से ही पता लगाने के लिए कहा था। नौकरानी ने मुझे 2-3 दिन के बाद खबर सुनाई कि उसे सिर्फ इतना पता चला है कि सुप्रिया जब भी घर के अंदर आती है तो शॉपर में नारंगी लेकर आती है, और वो नारंगी उसने सुप्रिया के हाथ में कई बार देखी है। उसने मुझे बताया था कि एक बार मैंने सुप्रिया बेबी को देखा था, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैं ये बात सुनकर दंग रह गई। मैंने कहा, जब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? वो कहने लगी कि मालकिन इसीलिए नहीं बताई क्योंकि उस दिन मैं आधे दिन से ही छुट्टी लेकर चली गई थी और फिर बाद में मुझे ये बात आपको बतानी याद नहीं रही। मैंने कहा कि अच्छा, अब ये बताओ कि तुम क्या खबर लेकर आई हो? वो कहने लगी कि मालकिन, जब सुप्रिया बेबी ट्यूशन से आ गई थी तो मैं उनके कमरे में चाय लेकर गई थी। मैंने उनको दरवाजे से खड़े होकर खामोशी से फ़ोन पर किसी से बातें करते हुए सुना था। उन्होंने कहा था कि वो कल ट्यूशन ज़रूर जाएंगी और लौटते हुए तुमसे भी मिलेंगी। मैंने कहा, वो किसी से मिलना चाहती है? नौकरानी कहने लगी, अब ये तो मुझे नहीं पता, मैं इतनी ही जानकारी हासिल कर पाई हूँ। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, अब जो करना है वो मुझे ही करना होगा। मैंने इस बारे में अपने पति से बात करने की कोशिश की। मैंने उनको बताया कि मुझे कुछ दिनों से सुप्रिया की हरकतें ठीक नहीं लग रही, आप ज़रा उस पर नज़र रखिए। मेरी इस बात पर मेरे पति शोर मचाने लगे, कहने लगे कि तुम उसकी माँ हो, तुम्हें उसकी परवाह करनी चाहिए। मैं तो बाहर के काम देखता हूँ और तुम सारा दिन घर में क्या करती रहती हो? तुम्हें तो माँ ही ठीक रखती थी। अपने पति की बात सुनकर आज मेरा उन्हें कुछ भी कहने का मन नहीं कर रहा था। मेरा दिमाग सिर्फ इसी बात पर अटका हुआ था कि पता नहीं सुप्रिया क्या करती फिर रही है और ये नारंगी क्यों घर के अंदर लेकर आती है। अब ना तो हमारी बेटी हमारे साथ नाश्ता किया करती थी और ना ही हमारे साथ किसी टाइम का खाना खाया करती थी। वो ज़्यादातर सब काम अपने कमरे में ही कर रही थी। वो ऐसा क्यों कर रही थी, यही मैं जानना चाहती थी। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी बेटी के पीछे पीछे उसके ट्यूशन जाऊंगी और देखूंगी कि आखिर वहाँ क्या होता है। अगले दिन मैं उसे बिना बताए उसके ट्यूशन चली गई और वहाँ थोड़ी दूरी पर अपनी गाड़ी रुकवाकर गाड़ी के अंदर ही बैठी रही ताकि सुप्रिया मुझे न देख सके। काफ़ी देर तक मैं गाड़ी के अंदर ही बैठी रही थी। मैं उसके बाहर निकलने का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वो किसी लड़के के साथ अपनी ट्यूशन से निकली थी
और उस लड़की के साथ कहीं जाने लगी। ये लड़का कौन था, ये देखकर मैं हैरान रह गई थी। मेरी बेटी उसके साथ कहाँ जा रही थी, ये मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने जल्दी से ड्राइवर से कहा कि गाड़ी आगे बढ़ाओ। थोड़ी देर गुजरी थी कि वो उस लड़की के साथ बातें करते हुए सड़क पर चल रही थी। पता नहीं वो लड़का मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रहा था। मैं तो घबरा गई। मैंने फौरन ही अपनी गाड़ी ड्राइवर से आगे रोकने के लिए कहा और मैंने गाड़ी से उतरकर बेटी का हाथ पकड़ा और उस लड़के से भी कहा, तुम मेरी बेटी को लेकर कहाँ जा रहे हो और तुम कौन हो? वो लड़का शायद पहचान गया था कि मैं सुप्रिया की माँ हूँ। वो फौरन ही वहाँ से भागने लगा। मैं उस पर चिल्लाने लगी, उसे आवाज़ लगाने लगी, मगर उसने पलटकर नहीं देखा। मैंने सुप्रिया से पूछा कि बताओ ये सब क्या हो रहा है और तुम इस लड़के के साथ कहाँ जा रही थी? सुप्रिया कहने लगी कि मम्मी, मैं आपको कोई जवाब नहीं देना चाहती। मैंने उसका हाथ झटका और कहा, ये तुम मुझसे किन शब्दों में बातें करती हो? मैंने ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर घर ले आई थी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि मम्मी मेरा हाथ छोड़ो, मुझे छोड़ दो, मुझे आपको कुछ नहीं बताना। घर जाते ही मैंने उससे कहा कि आखिर मुझे बताओ तुम क्या करती फिर रही हो? तो वो कहने लगी कि मैं आपको क्यों बताऊं? मैंने कहा कि मुझे बताओ आखिर क्या बात है? तो वो कहने लगी, मुझे आप लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। आपको क्या ज़रूरत थी रोहन से ऐसे बात करने की? मैंने कहा, कौन रोहन? वो लड़का कौन था? तो वो कहने लगी कि वो मेरा दोस्त है। मैंने कहा, तुमने कब से लड़कों से दोस्ती करनी शुरू कर दी और वो लड़का तुमसे उम्र में काफ़ी बड़ा है? वो चिल्लाते हुए कहने लगी, क्योंकि मुझे दोस्तों की ज़रूरत थी, मुझे प्यार की ज़रूरत है। मुझे जो प्यार देगा, जो मुझे समझेगा, मैं उसी से दोस्ती करूंगी, उसी से बात करूंगी। मैंने ज़ोर से एक थप्पड़ सुप्रिया के मुंह पर मार दिया क्योंकि वो मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बातें कर रही थी। मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? वो अपने गाल पर हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, क्योंकि आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते। मैं कभी भी आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आती हूँ तो आप दोनों पति पत्नी आपस में झगड़ा करते रहते हो। मुझे अपने माता पिता के साथ की ज़रूरत है, उनके प्यार की ज़रूरत है, लेकिन आप लोगों ने मुझे बचपन से लेकर अब तक वो प्यार नहीं दिया जो अपनी औलाद को देना चाहिए। कई बार मैं आप लोगों के पास अपनी परेशानी लेकर आई थी, मगर आप लोगों ने मेरी बात को कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की। मम्मी, आपको नहीं पता कि आपकी बेटी अपने माता पिता का प्यार न मिलने से किस कदर टूट कर रह गई है। मैं जब ट्यूशन जाया करती थी तो वहाँ मेरी मुलाकात रोहन से हुई। रोहन सब लोगों से बहुत हंस कर बातें करता था। मैं देखती थी कि वो मुझसे भी जब हंसकर बातें करता था तो मुझे ऐसा लगा जैसे पहली बार मुझसे किसी ने हंसकर बात की है। मुझे उसका नेचर अच्छा लगा था। धीरे धीरे उसके साथ मेरी दोस्ती हो गई और मैं उसकी दोस्ती में गुम हो गई थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है, मेरा हमदर्द बन गया। मैं उससे कमरे में बंद होने के बाद फ़ोन पर बातें किया करती थी, लेकिन जब भी वो मुझसे मिलता था ट्यूशन में, मेरे लिए एक नारंगी लेकर आया करता था और कहता था कि घर जाकर इस नारंगी को खाना, इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है, इसे खाने से तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाएगा और तुम्हें किसी की याद नहीं आएगी। क्योंकि मैंने उसे आप दोनों के बारे में बता दिया था कि मेरे माता पिता होते हुए भी मेरे नहीं हैं, वो लोग मुझसे प्यार नहीं करते। वो मेरी परेशानी अच्छी तरह से समझ गया था। उसने मुझे जब वो नारंगी लाकर दी तो मैंने उसे नारंगी को बंद कमरे में बैठकर खाना शुरू कर दिया और फिर मुझे अपने माता पिता की दूरी बर्दाश्त करने का हुनर आ गया था। मैंने कहा कि किस तरह की नारंगी? वो लड़का तुम्हें नारंगी क्यों देता है और आज वो तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा था? वो कहने लगी कि आज वो मुझे अपने घर लेकर जा रहा था और वो फ़ौरन ही अपनी अलमारी की तरफ गई और अलमारी खोलकर उसने मुझे खूनी नारंगी दिखाई। कहने लगी कि मैं हर दिन शॉपर में डालकर इसे घर ले आया करती थी। मैंने जैसे ही इस खूनी नारंगी को देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि ये कोई मामूली नारंगी नहीं थी। वो लड़का मेरी बेटी को नारंगी में ड्रग्स मिलाकर दे रहा था। तभी तो मेरी बेटी इसको खाने के बाद बेहोशी की हालत में हो जाती थी और अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। मैं समझ गई थी कि आज वो मेरी बेटी को अपने घर ले जाने के बहाने उसके साथ कुछ गलत करने वाला था। जैसे ही ये बात मेरी समझ आई तो मैंने अपना माथा पीटना शुरू कर दिया था कि मेरी मासूम बेटी किन किन हालात का सामना कर रही थी और एक हम दोनों माता पिता थे जो अपनी बेटी से बिल्कुल अनजान हो चुके थे। हमने कभी उसके बारे में ये खबर रखने की भी कोशिश नहीं की कि वो क्या कर रही है। ये सब कुछ मेरी और मेरे पति की लापरवाही की वजह से हुआ था। हमारे लड़ाई झगड़ों ने हमें हमारी प्यारी सी बेटी से दूर कर दिया था।
मैंने अपनी बेटी को गले से लगाया और कहा कि पागल लड़की, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हें इस नारंगी में ड्रग्स मिलाकर देता है और तभी तो तुम अपने होश खो बैठती हो। यही वजह थी कि तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होता था, क्योंकि अपने होश में नहीं होती थी तुम। मैंने अपनी बेटी को समझाया कि वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो तुमसे उम्र में बहुत बड़ा है, वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा था। तुम्हें नहीं पता कि आज वो तुम्हें अपने घर ले जाकर तुम्हारे साथ ना जाने क्या कर देता। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे तुम पर शक हो गया और मैं तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हें पकड़कर ले आई। मेरी बेटी रोते हुए कहने लगी कि इस सब का जिम्मेदार आप लोग हो, आप लोगों ने ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। मैं अपनी बेटी की बात सुनकर खामोश रह गई थी। वो बिल्कुल सच कह रही थी। इतने में ही मुझे अपने पति के घर के अंदर दाखिल होने की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन ही उनसे बात करने के लिए कमरे में चली गई थी। मैंने सबसे पहले हाथ जोड़कर अपने पति से कहा कि प्लीज़ आज मुझसे झगड़ा मत करना और मेरी बात सुन लीजिए। मैं रो रही थी। मेरे पति इस बात पर हैरान रह गए कि आज मेरी आंखों में आंसू कैसे हैं। मैंने उनको सुप्रिया के बारे में सब कुछ बताया और कहा कि ये सब कुछ हमारी लापरवाही की वजह से हुआ है। आज बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। ये तो अच्छा हुआ कि वो लड़का मुझे देखने के बाद वहाँ से भाग गया, वरना ना जाने क्या होता। पूरी बात सुनने के बाद मेरे पति की भी आंखों में आंसू आ गए थे। हम दोनों के झगड़े ने हमारी बेटी को हमसे दूर कर दिया था और उसे बदगुमान भी कर दिया था। प्लीज़ अब आप मुझसे झगड़ा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं भी आपसे कभी झगड़ा नहीं करूँगी। मुझे नहीं पता था कि हम दोनों के झगड़ों का असर हमारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। मैंने फ़िलहाल तो उसे समझा दिया है और वो नारंगी भी उठाकर मैं अपने साथ ले आई हूँ। ये कहकर मैं हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरे पति मेरे सामने आए। उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि तुम ठीक कह रही हो। मुझे नहीं पता था कि हम दोनों के झगड़ों का असर मेरी बेटी पर कुछ इस तरह से होगा। मैं भी कभी तुमसे कोई झगड़ा नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मेरा बिहेवियर शुरू से ही तुम्हारे साथ सख्त रहा है, तभी तो तुम भी मेरे जैसी ही हो गई। लेकिन अब हमें अपनी बेटी की खातिर सुधरना होगा। चलो, हमें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। हम दोनों एक साथ मिलकर सुप्रिया से माफ़ी मांगने के लिए चले गए थे। हमें देखकर वो हैरान रह गई थी। जब हम दोनों ने उसके आगे हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी तो उसने हमें माफ़ कर दिया था। उसने कहा था कि मुझे सिर्फ अपने माता पिता के प्यार की ज़रूरत थी, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं पूरी तरह से अकेली हो गई हूँ, इसलिए जो मुझसे प्यार से बात कर लेता था मैं उसी पर विश्वास कर लिया करती थी। हम दोनों ने अपनी बेटी से माफ़ी मांग ली और उसने हमें माफ़ कर दिया। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अपने झगड़ों के बीच अपने आप को इतना बिजी न कर लें कि अपने बच्चों से ही दूर हो जाएं। कहीं ना कहीं दौलत आने पर मैं भी बदल गई थी और तभी मैंने अपने आप से उसे दूर रखना बेहतर समझा। उसके बाद मेरे संबंध मेरे पति के साथ भी अच्छे रहने लगे। अपनी बेटी की खातिर हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत से रहने लगे थे और फिर इस तरह हमारा एक खुशहाल घर लगने लगा। मेरे पति ने उस लड़की के खिलाफ भी कार्यवाही की जो मेरी बेटी के ट्यूशन में उसके साथ पढ़ता था और नारंगी में ड्रग्स मिलाकर लोगों को दिया करता था। इस तरह उनको ड्रग्स की आदत पड़ रही थी। मेरी बेटी हर दिन अपना अकेलापन दूर करने के लिए हर रोज़ उससे ड्रग्स भरी नारंगी ले आती थी। मेरे पति ने पुलिस के साथ मिलकर उसे पकड़ लिया और ट्यूशन में भी वो जिन लड़के लड़कियों को बहाने से ड्रग्स बेच रहा था उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। अब मेरी बेटी को हम दोनों पति पत्नी का प्यार मिल गया तो वो काफ़ी हद तक ठीक है और हमारे साथ बहुत खुश रहती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।